हाय गाइस, मैं हूं अक्षय और आज हम बात करेंगे कि यूएसए और इजराइल ने मिलकर जब ईरान पे अटैक किया तो ईरान अचानक से सऊदी और यूएई जैसे कंट्रीज पे अटैक क्यों करने लगा। तो ईरान और सऊदी के बीच के कन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा रीज़न है इनके बीच में आने वाला सी रूट, जो बेसिकली 20 to 30% ऑफ ग्लोबल ऑयल का ट्रेड रूट है। इसलिए ईरान इसे पर्शियन सी बोलता है और सऊदी इसे अरेबियन सी बोलता है। ठीक है। तो बेसिकली पहले तो क्या था कि ईरान एक टाइम पे प्रो यूएसए कंट्री था, लेकिन 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद ये एक एंटी यूएसए कंट्री हो गया। तो अब यूएसए को कोई ना कोई एलाय तो चाहिए था अपना मिडिल ईस्ट में टू कंट्रोल ओवर ऑयल एंड इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स ऑफ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। सो यूएसए ने अपना एलाय एलाय किसे बनाया? सऊदी को एलाय बनाया। अब सऊदी से अलायंस का मतलब होता है कि यूएई से भी अलायंस, बहरीन से भी अलायंस और कतर से भी अलायंस। और इन सब से अलायंस का मतलब होता है कि ईरान से एनिमिटी मतलब इराक से एनिमिटी, लेबनान से एनिमिटी, राइट, एंड सीरिया से भी एनिमिटी। तो अब ये दो बड़े ग्रुप, मेजर ग्रुप्स बन गए थे मिडिल ईस्ट में। एक साइड सऊदी एंड अदर कंट्रीज एंड एक साइड ईरान एंड अदर कंट्रीज। अब यूएसए को अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करना था मिडिल ईस्ट में, जो कि वो हमेशा से चाहता था। ऑल्दो कैसे उसने ईरान में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ख़त्म किया और उसके बाद जो भी चीज़ें वहाँ हुई, दैट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक, उस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन आज हम समझते हैं कि जो दो बड़े ग्रुप्स बन गए हैं इनके बीच में अपना कंट्रोल यूएसए ने कैसे स्टैब्लिश किया। तो यूएसए को सबसे पहला मौका मिला अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करने का मिडिल ईस्ट में, वो तब मिला जब इराक ने कतर को इन्वेट किया। सो यूएसए ने क्या किया, एक 35+ कंट्रीज़ का एक यूएस लेड अलायंस बनाया और यहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड। एंड आफ्टर द सक्सेसफुल ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड, जैसे उसने इराक को इन्वेट किया और डिथ्रोन कर दिया कंप्लीटली सद्दाम हुसैन को, और कतर को सेव किया, तो ये जो सऊदी, यूएई एंड अदर कंट्रीज़ थे, इनके दिमाग में ये बात क्लियर हो गई कि यदि हम मिलिटरी इतने स्ट्रांग नहीं है जितने ईरान और इराक हैं, राइट। तो अगर हमें सेफ रहना है तो हमें यूएस के साथ फ्रेंडशिप बनाए रखना पड़ेगी। और यूएस ने काउंटर ऑफर भी दिया। यूएस ने बोला कि हम क्या करते हैं, ईरान और इराक जैसे कंट्रीज से आपको फ्यूचर में बचाने के लिए हम आपके यहाँ एयर बेसिस बना लेते हैं टू काउंटर दोज कंट्रीज। तो उसने इन सारे कंट्रीज पे अपने एयर बेसिस बना लिए। ठीक है। अब ये बात ईरान और अदर कंट्रीज को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन जैसे तैसे चीज़ें चल रही थी अभी तक। बट जैसे ही इजराइल और यूएसए ने अभी रिसेंटली ईरान पे अटैक किया और खामनेई की डेथ हो गई, उसके बाद ईरान बिल्कुल ही बौखला गया और ईरान ने इन कंट्रीज़ पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया और बेसिकली इनके एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। तो अब ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि इजराइल और यूएसए ने जैसे ही ईरान पे अटैक किया, उसने सऊदी और यूएई जैसे कंट्रीज़ पे ईरान ने अटैक करना क्यों स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब आप एक बात मुझे कमेंट में बताइए कि यूएसए यदि इतना ही अपने आप को बेनेवलेंट कंट्री कहता है, ह्यूमन राइट्स का मसीहा कहता है और एक ग्लोबलिस्ट कंट्री होने का दावा करता है, तो वो हमेशा उन्हीं कन्फ्लिक्ट्स के बीच में क्यों जाता है जो एक ऑयल रिच कंट्रीज़ के बीच का कन्फ्लिक्ट है। वो कभी बांग्लादेश या पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ में आपको डायरेक्टली नज़र क्यों नहीं आता, नेपाल जैसे, श्रीलंका जैसे कंट्रीज़ में आपको डायरेक्टली नज़र क्यों नहीं आता। वो हमेशा इन ऑयल रिच कंट्रीज़ के पीछे ही क्यों जाता है। जैसे रिसेंटली हमने वेनेजुएला में देखा, फिर अभी उसके पहले हमने इराक में देखा था और अभी हम रिसेंटली ईरान में देख रहे हैं। वो क्यों इन्हीं कंट्रीज़ को के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में जाता है और उन्हें वहाँ की गवर्नमेंट को डिथ्रोन करता है, वहाँ के लीडर्स को डिथ्रोन करता है, गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करता है और अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। हमेशा ऑयल रिच कंट्रीज़ के ही मैटर्स में यूएस डायरेक्टली अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। तो कमेंट मी डाउन अबाउट दिस एंड इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।